सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के गिर्द शिकंजा कस दिया गया। हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। एक तो नाज़रीन, इस बड़ी खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद ख्वाजा और जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं, दोनों जज साहबान एक ही कश्ती के सवार हो गए हैं। मामला क्या है? मामला नाज़रीन ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उसकी समाअत हुई है और NA 262 से जो आजाद रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए आदिल बाज़ई, उनकी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो अपील थी उसकी समाअत भी हुई है। लेकिन इन दोनों केसेस में जो अदालती कार्रवाई रही वो तफसीलात तो आप मीडिया पर सुन चुके होंगे कि आज अदालत ने इन दोनों केसेस में क्या अहकामात जारी किए हैं। लेकिन मैं जो डिटेल इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आपको नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, कहीं पर ये मालूमात नहीं मिलेंगी। अब मैंने बताना यह है कि दोनों जज साहबान कैसे एक ही कश्ती के सवार हुए हैं। दूसरा नाज़रीन, हम बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस की इंक्वायरी के सिलसिले में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंक्वायरी के हवाले से एक नया मोड़ आया है। और चौथी जो खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है, हसन नियाजी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के भांजे, उनके वालिद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हफीजुल्लाह नियाजी, लेकिन वो आईनी बेंच के सामने फट पड़े। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी व्लॉग में अब नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, इमरान खान के गिर्द शिकंजा कस दिया गया। मामला नाज़रीन ये है कि पिछले दिनों आपको याद होगा कि इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है, जो पहले ट्विटर अकाउंट हुआ करता था, वहां से कुछ पोस्ट की गई और उन पोस्ट में इदारों के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ उकसाया गया, भड़काया गया और इस पर एक कार्रवाई का आगाज भी हुआ था FIA के साइबर क्राइम विंग में। और आपको याद होगा कि PTI के रहनुमा उमर अयूब हो गए, बैरिस्टर गौहर अली खान हो गए, उन्हें FIA में इस इंक्वायरी के सिलसिले में बुलाया भी गया था। अब नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि इस मामले पर जो इदारों के खिलाफ, रियासती कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ जो उकसाया गया, जो भड़काया गया, उस पर वफाकी हुकूमत ने एक कंप्लेंट का इंदराज करवाने का फैसला किया है। और इस हवाले से वजारत दाखिला को जो कंप्लेंट का मसवदा है वो तैयार करने का कह दिया गया है। जैसे वजारत दाखिला ये शिकायत तैयार करेगी इमरान खान के खिलाफ, इसकी वफाकी काबीना मंजूरी देगी और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये शिकायत जो है इसे HEC अदालत में फाइल कर दिया जाएगा और फिर इमरान खान के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इस केस की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। जो रियासती इदारों के खिलाफ बानी PTI का एक्स अकाउंट यूज हुआ है, इस पर इमरान खान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई HEC अदालत में आगे बढ़ाई जाएगी। तो एक तो नाज़रीन ये बड़ी खबर है। इसके अलावा नाज़रीन, अरशद शरीफ कत्ल केस की पहले बात कर लेते हैं, मुख्तसर सी डिटेल है। आज आईनी बेंच में अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के सिलसिले में जो खुद नोटिस लिया गया था उसकी समाअत थी। आज की प्रोसीडिंग में हुकूमत के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत पाकिस्तान का रियासती सतह पर अरशद शरीफ की इंक्वायरी के सिलसिले में जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का जो मुआहिदा है वो
معاہدے کا جو ڈرافٹ ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اور کل یعنی منگل کے روز اس معاہدے پر حکومت پاکستان کے اور کینیا کی گورنمنٹ کے دستخط ہو جائیں گے. یعنی یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس معاہدے پر, جسے میوچل لیگل اسسٹنٹ کا معاہدہ کہتے ہیں, جب دونوں حکومتیں ریاستی سطح پر اس معاہدے پر سگنیچر کریں گی تو ارشد شریف کے قتل کی انکوائری کے سلسلے میں جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کینیا جا کے وہاں پر اس معاملے کو قانونی طور پہ پروب کر سکیں گی, انکوائری کر سکیں گی, وہاں سے شواہد اکٹھے کر سکیں گی, لوگوں کے انٹرویوز کر سکیں گی اور پھر وہ تمام مواد اکٹھا کر کے پاکستان میں لا کر اس کیس کی کارروائی کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ کل یہ معاہدہ ہو جائے گا. اس حوالے سے میں نے رپورٹ داخل کرنا تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں رپورٹ داخل نہیں کر سکا, جس پر عدالت نے انہیں رپورٹ داخل کرنے کا حکم دے دیا ہے. ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں ان کی طرف سے عدالت سے درخواست کی گئی کہ اس سے پہلے جو پاکستان کی بنائی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے برطانیہ کا دورہ کیا تھا, اپنا کینیا کا دورہ کیا تھا, وہاں جو رپورٹ اس کمیٹی نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے مرتب کی تھی اس کی کاپی دی جائے, جس پر آئینی بینچ نے ان سے یہ کہا کہ آپ انتظار کر لیں, یہ معاہدہ ہو جائے, اس کی رپورٹس آ جائیں تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹس ہے وہ آپ کے ہینڈ اوور کرنے کے حوالے سے بھی اس معاملے کو بھی جو ہے وہ دیکھ لیا جائے گا. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے پر جو حکومت کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر جو سماعت ہوئی ہے. اس سماعت کی ناظرین خاص بات یہ تھی کہ اس میں 26ویں آئینی ترمیم کو بھی جوڑ دیا گیا تھا. سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جواد خواجہ کی طرف سے ایک متفرد درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی کہ جب تک سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ نہیں کر لیتی تب تک آپ اس فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف حکومتی انٹرا کورٹ اپیلوں پر جو سماعت ہے اس کو روک دیں. آج جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو 7 رکنی بینچ نے جواد خواجہ صاحب کے وکیل سے یہ پوچھا کہ جو آپ درخواست لے کے آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. تو اس پہ جواد خواجہ کے جو وکیل تھے خواجہ احمد حسین, ان کی طرف سے بتایا گیا کہ اگر سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرتی ہے اور اس نتیجے پر اگر سپریم کورٹ پہنچتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, تو اس صورت میں آپ اس کیس میں انٹرا کورٹ اپیلوں پر جو فیصلہ دیں گے وہ تو غیر آئینی ہو جائے گا, غیر قانونی ہو جائے گا. تو لہٰذا آپ انتظار کر لیں جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر کی گئی درخواستوں پر فیصلہ نہیں ہوتا. اب عدالت نے یہ درخواست تو مسترد کر دی. مسترد کرنے کے ساتھ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ پہ 20,000 کا جرمانہ بھی کر دیا گیا. لیکن میں جو ڈیٹیل آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہوش ربا بھی ہے اور آپ کو پورے میڈیا پہ, نیشنل میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, یہ آپ کو معلومات انفارمیشن وہاں پہ نہیں ملیں گی. ڈیٹیل ناظرین یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 31 جولائی 2009 کو ایک فیصلہ دیا. سپریم کورٹ کا 14 رکنی بینچ تھا, اس میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اس بینچ کے سربراہ تھے اور اس کے ساتھ 14 ججز میں جو آخری جج تھے وہ جسٹس جواد خواجہ تھے. اب اس فیصلے کا جواد خواجہ صاحب کی اس نئی درخواست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تعلق ناظرین بڑا زبردست ہے. تعلق یہ ہے کہ جب یہ 31 جولائی 2009 کا فیصلہ آیا, یہ فیصلہ تھا 2007 کی ایمرجنسی کے خلاف. یعنی جب 3 نومبر 2007 کو سابق صدر پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی اور ایمرجنسی کے بعد ڈوگر کورٹس بن گئی, پی سی او کے تحت ججز آ گئے, تو وہ عدلیہ جو ڈوگر کورٹس جس کو نام دیتے تھے, سپریم کورٹ ڈوگر کورٹ کا نام دیتے تھے, وہ مارچ 2009 تک کام کرتی رہی, عدالتی فیصلے صادر کرتی رہی. لیکن جب افتخار محمد چودھری اپنی سیٹ پہ بحال ہوئے اور بحال ہونے کے بعد انہوں نے 31 جولائی 2009 کا جو فیصلہ دیا اس میں ڈوگر کورٹ کے جو فیصلے تھے نومبر 2007 سے لے کے مارچ 2009 تک, ان تمام فیصلوں کو پروٹیکٹ کیا تھا پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن قرار دے کے. تو یہ جو افتخار محمد چودھری کا 14 ججز کا فیصلہ تھا جس میں ڈوگر کورٹ کے فیصلوں کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا, اس بینچ کا جواد خواجہ صاحب حصہ تھے. اب جواد خواجہ صاحب اپنا لکھا نہیں بلکہ اپنا جو دیا ہوا فیصلہ ہے اس فیصلے کو ہی بھول گئے کہ میں ماضی میں فیصلہ دے چکا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال میں جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں بے شک قانون کو اڑا دیا جائے, آئینی ترمیم کو اڑا دیا جائے, لیکن عدالتی فیصلے پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں.
अपना ही पढ़ाया सबक आइन और कानून का, जो 31 जुलाई 2009 के फैसले में कौम को 14 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पढ़ाया था, जिसका हिस्सा जबादत खाजा भी थे, खुद अपना लोगों को पढ़ाया गया, अवाम को पढ़ाया गया, वकला को पढ़ाया गया, सबक बोल गए और दरखास्त का दायर करते हैं कि अगर 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हुई तो फिर यह फैसला भी गैर आईनी करार पाएगा। भाई कैसे करार पाएगा? आप तो खुद फैसला देख चुके हैं, 14 जजेस का मुत्तफिक फैसला है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जजेस ने जो 20,000 रुपए जुर्माना किया है, ये जुर्माना बहुत कम था, ये जुर्माना ज्यादा होना चाहिए था। साबिक चीफ जस्टिस जबादत खाजा पे जुर्माना 20,000 नहीं, 20,000 तो आम जो लिटिगेंट्स हैं उनके ऊपर अदालतें जो है वो जुर्माना कर रही हैं, इसमें ज्यादा जुर्माना होना चाहिए था। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था वो NA 262 से आदिल बाज़ई, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी करने पर नवाज शरीफ के डिस्क्वालिफिकेशन के रेफरेंस पर डिफेक्टर करार देते हुए नाअहल कर दिया। आज उनकी जस्टिस मंसूर शाह साहब के बेंच में अपील पर समाअत हुई। अपील पे फैसला तो अदालत ने यह किया कि इलेक्शन कमीशन का डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला, डिफेक्टर का फैसला कलअदम कर दिया, अपना मुअत्तल कर दिया और आदिल बाज़ई को बहाल कर दिया। लेकिन कुछ अहम रिमार्क्स हैं जो इस केस में दिए गए हैं। रिमार्क्स नाज़रीन जस्टिस मंसूर शाह ने ये दिए, बल्कि 3-4 रिमार्क्स में पढ़ देता हूं। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? आदिल बाज़ई के 2 एफिडेविट का मामला था कि मैंने नून लीग को एफिडेविट नहीं दिया उस जमात में शमूलियत अख्तियार करने का, मैंने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, और मेरा ये जो एफिडेविट का मामला है इसमें किसने फ्रॉड किया है? मैंने गलत बयान हल्फी दिया है या नून लीग ने, इलेक्शन कमीशन ने मेरी शमूलियत का गलत बयान हल्फी जमा करवाया है? ये सिविल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट का जायजा लिया उसके बाद उसको डिफेक्टेड करार दे दिया। तो इस पे मंसूर शाह साहब ये कह रहे थे कि अगर आदिल बाज़ई के हलफनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार कैसे बनता था? जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? पहले इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार का मामला तय करेंगे। किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, लिहाजा हर पहलू को देखना होगा। और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, ये नहीं कि आपके पास केस आए और पहली समाअत में आप उस रुकने असेंबली को उठा के बाहर फेंक दें। ये मंसूर शाह साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है और आज उनको कौमी असेंबली की रुकनीत पे आदिल बाज़ई को बहाल भी कर दिया है NA 262 की सीट पे। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि जब मखसूस नशिस्तों का मुकदमा मंसूर शाह साहब की अदालत में ज़ेर समाअत आया था 3 रुकनी बेंच के सामने, जिसमें अथर मिनल्ला साहब भी थे, एक और जज साहब भी थे, तब पहली समाअत पे आपने मखसूस नशिस्तों पर जो मुंतखब हुए खवातीन और माइनॉरिटी से जो अरकान असेंबली थे उनको क्यों आपने घर भेज दिया था? आज आप ये कह रहे हैं कि रुकने असेंबली को घर भेज देना बड़ा अहम मामला है, इस पर एहतियात करनी चाहिए। यानी क्या कहते हैं मंसूर शाह साहब कि किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं होती, लिहाजा हर पहलू को देखना चाहिए। और ये ऐसे ही होता है, इस तरह के केसेस में ऐसे ही होता है कि पहली समाअत पे उस रुकने असेंबली को बहाल कर दिया जाता है ताकि जो हल्का है वो मुंतखब रुकन की नुमाइंदगी के बगैर ना रहे। लेकिन मखसूस नशिस्तों के केस में मंसूर शाह साहब ने क्या किया था कि जो इतनी बड़ी तादाद में दर्जनों अरकान असेंबली थे, खवातीन थी, माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली थे, उनको भी पहली समाअत पे क्यों घर भेज दिया था? ये नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि अपनी कही हुई बातों से डेविएट करना, तो मैंने इसलिए अपने इंट्रो में कहा कि जस्टिस मंसूर शाह और साबिक चीफ जस्टिस जबादत खाजा एक ही कश्ती के सवार हो गए। इजाजत चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।